वीडियो लेकर आई हूँ। और आज जो हम स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन जो पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हम आरक्षण की व्यवस्था जानेंगे। आपने सुना होगा कभी कि कभी आप गांव में, अभी तो आप लोग छोटे थे, इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे, अब जैसे ही निकाय चुनाव आएंगे, चाहे शहरों के हों या ग्रामीण क्षेत्र के हों, तो आप जरूर गौर करिएगा। आपके जो बड़े होते हैं वो बात करते हैं इस बार तो ये सीट जो है महिला है, इस बार ये सीट पुरुष है, इस बार ये सीट जो है पिछड़ा वर्ग की है, या पिछड़ा वर्ग की महिला है, एससी महिला है, एसटी महिला है, सामान्य महिला है। आपने ऐसे शब्द सुने होंगे। अब इनका मतलब क्या होता है वो आज हम जानेंगे और चर्चा करेंगे। तो ये तो मैं बताऊंगी सही, फिर जब आपके यहाँ निकाय चुनाव हो, स्थानीय शासन के चुनाव हो, तो जरूर उनमें आप जानने की कोशिश करिए कि आपका जो क्षेत्र है, चाहे ग्राम पंचायत हो या नगरीय निकाय हो, वार्ड हो आपका, तो आप जरूर ये पता करने की कोशिश करें कि ये सीट जो है किसके लिए रिजर्व है। ठीक है, तो आओ चलते हैं। आरक्षण की हम बात करें तो जैसे कि हमारे संविधान ने पिछड़े और कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसके अंतर्गत एससी एसटी को आरक्षण दिया है, ओबीसी को भी दिया है। उसी क्रम में स्थानीय निकायों में हमारे सभी ने ये देखा शासन ने कि भाई महिलाओं को, जो कि आधी आबादी है, उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है जितना होना चाहिए राजनीति में। आप देख सकते हैं संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में या विधानसभा में जो सीटें होती हैं उनके अनुपात में कितनी महिलाएं वहाँ मंत्री होती हैं या विधायक होती हैं या सांसद होती हैं। तो आपका भी पता करना है ना। जैसे वर्तमान जो राज्यसभा है उसमें आप सूची बना सकते हो, ये आपका प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट वर्क है ना। सूची बना सकते हो कि भाई राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, उसमें से कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, और कितनी फिर लोकसभा का भी बना सकते हैं, और कितनों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं अपने जो आपकी प्रदेश की विधानसभा है उसमें भी देख सकते हैं कितनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो इससे आप अनुपात निकाल सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी कितनी है। तो इसीलिए चूंकि मुख्य धारा में आने के लिए पहले शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे थी, अब आगे आने लगी। इसी प्रकार राजनीति में भी जब उनका प्रतिनिधित्व कम लगा तो ये आरक्षण की व्यवस्था की गई। हालांकि विधानसभा और लोकसभाओं में भी होना चाहिए, ये लोकसभा में भी होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा प्रस्ताव अभी तक कई बार संशोधन के लिए गया है पर अभी पास नहीं हुआ। हो सकता है भविष्य में कभी ये पास हो जाए। ठीक, लेकिन आप देखो पहले जब निकायों में कितनी वार्ड जो मेंबर होती थी महिलाएं, कितनी सरपंच महिलाएं होती थी, कितनी जनपद अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं होती थी, पर वर्तमान में हम देखते हैं इस आरक्षण के चलते बहुत सी महिलाएं जो है अब वहां देखने को मिलती है ना, चुका निकाय जो उसमें। और आप पहले तो थोड़ा सा प्रथा थी कि पति शासन करते थे, महिलाएं जो घूंघट में बैठती थी। बहुत जगह ऐसे पिक्चर्स आए थे, मीडिया ने भी कवर किए थे। पर अब धीरे धीरे जैसे ही इस मामले पर सख्ती बढ़ती जा रही है वैसे ही सुधार हो रहा है। और अब जैसे पहले क्या होता था, मीटिंग्स में पति को भेज देते थे और महिलाएं घर पे होती थी, नाम मात्र की शासक। लेकिन वर्तमान में अब वो आगे बढ़ रही हैं और उनके साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी आगे बढ़ रहा है और वो राजनीति के दांवपेच भी सीख रही हैं और समाज के कल्याण में, विकास में भागीदारी निभा रही हैं। तो एक पहल थी और बहुत अच्छी पहल थी, और मुझे लगता है कि ऐसी ही पहल विधानसभाओं में और लोकसभा में, राज्यसभा में भी होना चाहिए। तो आइए चलते हैं। आरक्षण में स्थानीय निकायों में 2/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जो कि काफी बड़ी संख्या है, और इसी कारण आपको बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं इन निकायों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसी क्रम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था होती है, यानी कुल आबादी में जितना उनका परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग उनको सीटें आवंटित रहती हैं। ठीक है, और यदि राज्य सरकार चाहे, ये प्रदेशों के ऊपर छोड़ा है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो वो पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दे सकती है। ठीक है, तो ये हमारे आरक्षण की व्यवस्था थी। एक चीज और है, आरक्षण के अंदर भी आरक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति के कोटे के अंदर भी महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जिसको मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ये सीट महिला
सामान्य महिला है, ये सीट पिछड़ा वर्ग महिला है, ये सीट एससी महिला है, ये सीट एसटी महिला। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो वो कोटा है उसके लिए जितनी सीटें निर्धारित हैं उसमें से ये उस जाति की या उस वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। जाति तो नहीं कहेंगे, वर्ग कहेंगे हम, जैसे अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, है ना। तो ये उनके लिए आरक्षित है, यानी सामान्य में भी महिला के लिए आरक्षित, पिछड़ा वर्ग में भी महिला के लिए आरक्षित। तो जब ये आरक्षण होता है तो इसीलिए हमें वर्तमान में निकायों में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं जो है देखने को मिलती हैं और ये प्रशंसनीय है ना। तो ये उसके अंदर भी, यानी आरक्षण के अंदर भी आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हमारा आरक्षण हो गया। अगला है विषयों का स्थानांतरण, है ना। तो राज्य सूची में जो 29 विषय थे उनको पंचायतों को 11वीं अनुसूची में डाल दिया गया है और 11वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग ही इनको कहा गया है कि भाई आप ये विषय इन पंचायतों को हस्तांतरित कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर विषय जो है उसके 11वीं अनुसूची के वो पंचायतों से संबंधित ही है, चाहे निकाय हो, शहरी हो या ग्रामीण हो, है ना। तो विषयों का स्थानांतरण, विषयों का स्थानांतरण, ठीक। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि 29 विषय राज्य सूची के 29 जो सब्जेक्ट थे, 29 विषय थे, अब 11वीं अनुसूची में है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में टोटल हमारे 12 अनुसूचियां है ना, 11वीं अनुसूची में है, ठीक है। और ये विषय कहा गया है, और यह विषय, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा, राज्य या प्रदेश सरकार द्वारा निकायों को हस्तांतरित किए जाने हैं, ठीक है, हस्तांतरित किए जाने हैं। तो ये 29 विषय जो हैं वो जो पहले राज्य सूची के जो विषय हैं 29, उनको कहाँ 11वीं अनुसूची में डाला गया है, और राज्य सरकारों से कहा गया है कि आप चाहें तो इनमें से कोई भी विषय या सारे विषय राज्य उसको निकायों को, स्थानीय निकायों को आप हस्तांतरित कर सकते हैं, और जो स्थानीय निकाय हैं वो इस पर काम कर सकते हैं। तो कुछ हैं, सारे नहीं लिखूंगी, कुछ जो विषय हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से विषय हैं, लगभग वही हैं जो पंचायतों से या नगर निकायों से संबंधित हैं, वही विषय हैं लगभग, जैसे कि कृषि, ठीक है, लघु सिंचाई, ठीक है, लघु सिंचाई, और उसके अलावा जल प्रबंधन, जल संचय विकास, ये सारे चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं तो जल प्रबंधन, है ना, विकास, जल का विकास, है ना, इसका कैसे डेवलपमेंट किया जाए ये। इसके अलावा हम देखें तो पेयजल, ठीक है, पेयजल और ग्रामीण आवास, गांव में जो बनते हैं ना कुटीर वगैरह, ग्रामीण आवास, पुलिया, सड़क, ये सब सरपंचों के ये काम होते हैं ना, तो ये उनके लिए आरक्षित कर दिए गए, ठीक है। गांव का विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक है। इसके अलावा आप देखें गरीबी उन्मूलन हो गया, ठीक है, पुस्तकालय हो गया। तो ये सारे विषय मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ, 29 विषय पुस्तक में दिए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज आ गई, सारे आप देख रहे हैं ये सब गांव से, पंचायतों से संबंधित हैं और उनको ही करने हैं, इसीलिए ये विषय जो है इनको
हस्तांतरित कर दिए गए। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि ये इनके जो अधिकार हैं वो कहाँ दिए गए अधिकार हैं या इनका जो क्षेत्र है वो कहाँ निर्धारित किया गया है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 243G में पंचायतों की शक्ति, ठीक है, पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार व उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी, है ना, उत्तरदायित्व, है ना, ये सो जो है वो निर्धारित करे गए निर्धारित हैं। ठीक है, अब ये किसको दिया गया है? राज्य की या प्रदेश की विधायिका को ये अधिकार दिया गया है कि वो कानून बनाकर ये 29 विषय जो है इनमें से सारे या कोई एक इनको ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया था, वही इनके अधिकार और प्राधिकार किसमें दर्ज हैं? ये दर्ज हैं 243G में। ठीक है, अनुच्छेद 243G में ये दर्ज किए गए थे कि उनके क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या कर्तव्य होंगे, है ना, क्या उनको करना है, ये सब चीजें। अच्छा, एक चीज और है, पहले क्या किया गया था, भारत के अनेक प्रदेशों में भारत के जनजाति बहुल प्रदेशों को 73वें संविधान संशोधन से दूर रखा गया था। संविधान संशोधन से दूर रखा गया था। इसका क्या मतलब है ना, यानी ये जो प्रावधान है वो जैसे होता है ना, विशेष जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो असम वगैरह जिसमें 371 लगता था, है ना, वो अनुसूचित जनजाति जहाँ बहुत ज्यादा है वहाँ उनकी स्थानीयता को, उनकी संस्कृति को, उनकी परंपरा को जीवित रखने के लिए उनको छेड़ा नहीं गया। इसलिए बहुत सारी चीजें जो भारत के सभी भागों में लागू होती है वो वहाँ लागू नहीं होती। तो इसी क्रम में 73वां संविधान संशोधन भी वहाँ लागू नहीं होता था, लेकिन आगे चलकर 1996 में संशोधन द्वारा अब उन प्रदेशों में भी यह प्रभावी हो गया है। क्या प्रभावी हो गया है? ये 73वां संशोधन है ना, प्रभावी हो गया है, यानी अब वहां भी ये लागू होता है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। ठीक है, अलग तरीके से कैसे कि जैसे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ उनकी परंपरा में ही रहा है, वो जंगल की, जल की, जोड़ की, इनकी देखरेख करना उनकी परंपरा में, उनके रीति रिवाजों में ये शामिल है। तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि उनको, इस व्यवस्था को, उनके रीति रिवाजों को ना छेड़ा जाए। ठीक है, तो वहाँ अधिकार किसको ज्यादा दिए गए हैं? ऐसी जगहों पर थोड़ा सा संशोधन किया गया है और स्थानीय ग्राम सभा को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। स्थानीय ग्राम सभा को, क्योंकि सारे जो ग्राम सभा के सारे वो होते हैं मतदाता, वो गांव के सारे वयस्क नागरिक जो है मतदाता होते हैं ग्राम सभा के। ठीक है, स्थानीय ग्राम सभा को ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, प्राप्त हैं और निर्वाचित पंचायतों को ये निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश हैं कि वो इन ग्राम सभाओं के अनुसार निर्णय लें, इन ग्राम सभाओं के अनुसार, ठीक है, निर्णय लें। तो ये कुछ चीजें की गई हैं, यहाँ पर उनकी विशेषता को शून्य रखा गया है, उनको अखंड रखा गया है और कहा
कहा गया है कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं भाई ग्राम सभा को ज़्यादा अधिकार हैं और पंचायत उनके अकॉर्डिंग ही काम करेगी। जिससे क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि प्राचीन जो पंचायत व्यवस्था है पुरानी जो उनकी चली आ रही है उसको बरकरार बनाए रखना, साथ ही नई जो निर्वाचित निकाय व्यवस्था है उससे उन लोगों को परिचित कराना। क्यों, भविष्य में ऐसा नहीं है कि एक ही जगह जो हमेशा रिजर्वेशन बना रहा है, ऐसी व्यवस्था अलग बनी रहे, तो भविष्य में अगर परिवर्तन होते हैं तो इनके लिए उनको यूज टू करना है ना। तो अब वो भी जाने कि नया चुनाव कैसे होता है और इसके क्या मायने हैं, क्या लाभ हैं। तो इसीलिए नई निर्वाचित पंचायतों से उनको रूबरू कराने के लिए, उनको परिचित कराने के लिए, अवगत कराने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं कि दोनों एक दूसरे में सामंजस्य रखेंगे। और ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा के लिए अलग से कोई चुनाव नहीं होता है, वो वहीं के जो स्थानीय ग्रामीण होते हैं, जो वोटर होते हैं, जिनको वोट की उम्र प्राप्त कर लेते हैं, वो उसमें शामिल होते हैं ग्राम सभा में। ठीक है, तो उनको ज्यादा अधिकार दिए गए हैं ठीक इन क्षेत्रों में। ठीक, तो चलो इसके अलावा दो चीजें और हम अभी चर्चा करेंगे। एक तो है राज्य निर्वाचन आयोग। हमने पहले भी शायद आपको बताया था कि राज्यों के लिए अलग से जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो किस किस के चुनाव कराता है, प्रदेशों के यानी राज्यों के, विधानसभाओं के, लोकसभा के, राज्यसभा के, ठीक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबके चुनाव कराता है। लेकिन जो पंचायत है, निकाय चुनाव है, उनके लिए राज्य अलग से एक राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त करता है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, ये एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, यह एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, स्वायत्त निकाय है और ये अपने अनुसार पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये भारत निर्वाचन आयोग से बिल्कुल अलग है और ये अपने तरीके से ही ये काम करता है। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है जो इन निकायों का चुनाव करता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में ठीक है, प्रत्येक राज्य में अपना एक निर्वाचन आयोग होता है, निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, और ये निर्वाचन आयोग यह स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है ना, करवाता है। तो ये स्थानीय जो हम देखते हैं कि जो पंचायत के चुनाव है या नगर निगम के चुनाव है, ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है और ये अपने आप में एक इंडिविजुअल बॉडी है। ये राज्य जो भारत का निर्वाचन आयोग है उससे अलग है। ठीक, तो इसकी अपनी शक्तियां हैं। इसके अलावा एक राज्य वित्त आयोग भी होता है, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग, और ये क्या करता है, राज्य वित्त आयोग ये प्रदेश के लिए हर 5 साल में, प्रदेश के लिए हर 5 साल में, है ना, 5 वर्ष में एक वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, एक वित्त आयोग की स्थापना की जाती है ना, की जाती है, जो 5 साल तक सारे आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। ठीक है, और ये आयोग एक तरफ तो प्रदेश और स्थानीय व्यवस्थाओं के बीच, दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण शासन के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनर्निर्धारण करता है। ठीक है, कि कैसे स्थानीय और ग्रामीण उसको और राज्य और स्थानीय निकायों के बीच राजस्व जो आता है उसका बंटवारा कैसे होगा, इसका निर्धारण करता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में और बताएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को।